चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम क्वेश्चन आंसर पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन्स को उठा रहे थे। तो उसी क्रम में अब मैंने कुछ और क्वेश्चन्स को सेलेक्ट किए हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन्स हैं, आपको सेक्शन बी में पूछे गए थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आराम से लग सकते थे, बेसिक नॉलेज पे लग सकते थे। तो उसी क्रम में मैं ये क्वेश्चन्स को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन जो है, ये आपका 174 क्वेश्चन आईडी नंबर है। 174 इसका आईडी नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन डिराइव्ड हुआ है, वो आपके बेसिक फिनोमेना डीएनए रेप्लिकेशन का हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन-सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ें, वन्स डीएनए रेप्लिकेशन कमेंस, जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज कंटिन्यू अनइंटरप्टेड अंटिल द एंटायर प्रोसेस इज द कंप्लीट। तो यहाँ पे जो कि ये पहला स्टेटमेंट है, जो कि अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारी हिंड्रेंस आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार स्टार्ट हुआ तो वो आराम से कैरी ऑन होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लैडिंग स्टेट में देखें, जहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, उस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए फिर उसमें लाइगेज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक प्रॉब्लम है, पोलैरिटी प्रॉब्लम है। फिर अगर उस डीएनए रेप्लिकेशन में कहीं पर कुछ गलत हो गया, तो उसको रिपेयर सिस्टम के पास भेजा जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है वो फ़ाल्स है, पहला ही स्टेटमेंट आपको फ़ाल्स मिल गया है, बाकी आप रिमेनिंग भी देख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक जीनोम रेप्लिकेशन फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो जब भी आप कभी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ते हैं, तो अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो वहाँ पे सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट में क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो ये बात भी ट्रू है। इसके अलावा जो आपके कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, जो कि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में डिस्कवर किया गया है। और उसी तरीके की स्टोरी फुली मेथाइलेटेड एंड नॉन मेथाइलेटेड जो होते हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हेमी मेथाइलेटेड जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट जो पहली लाइन में दिया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और इट ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, अगर इन्होंने कंटिन्यूअस भी बोला होता, अगर ऑलवेज वर्ड का इस्तेमाल ना करते तो शायद एक बार विचार किया जा सकता था, बट ऑलवेज इन्होंने बोलकर खेल खत्म कर दिया कि अनइंटरप्टेड ही चलेगा, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक नॉलेज पे आधारित क्वेश्चन था, जो कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 174 क्वेश्चन आईडी है और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो 693 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 174 है और 693 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? हालाँकि मैंने इस पार्ट को नहीं पढ़ाया था, बट फिर भी मैंने बोला है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो आप आसानी से यहाँ से अपने 2 नंबर सिक्योर कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा था, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते थे। यहाँ पे पूछा गया है द प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस, जिसको कहते हैं, सेपरेट द डिजिट्स ड्यूरिंग अ टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सिग्नलिंग पाथवे दी गई थी, हालाँकि 2-3 के शायद आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे, बट अगर आप मेरा लेक्चर पढ़ के गए होंगे तो डब्ल्यूएनटी आपने पढ़ा था, जो कि मैंने आपको वो डब्ल्यूएनटी जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो मैंने आपको ड्रोसोफिला में पढ़ाया था और विंग के डेवलपमेंट्स के लिए था, ठीक है? तो ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं ठीक बैठेगा। टेट्रापोडा लिम्ब डेवलपमेंट के लिए है, डिजिट्स ड्यूरिंग के लिए है और चूँकि यहाँ पे एपोप्टोसिस हो रही है, तो यहाँ पे एक जो ये बीएमपी नाम दिया गया है, इसका पूरा नाम ही होता है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, ठीक है? तो इसके नाम भी अगर आपको पता रहेगा, जो कि आप सिग्नलिंग अगर आप पढ़ेंगे तो इसका ज़िक्र आता है, तो वहीं से ही कोरिलेशन है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, यहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। चूँकि ये बोन है, उँगलियों की बात हो रही है, अगर आप हिंदी में भी जाएँगे तो आप इसको यहाँ से इसको कोरिलेट करेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बीएमपी बनेगा। एफजीएफ जो होते हैं वो आपके दूसरे फैक्टर्स होते हैं, तो उनका यहाँ से कोई लेना-देना नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया, तो इसी वजह से मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस पता ही होंगे, सारे आंसर्स आपको पता ही होंगे। बट यहाँ पे आपको चालाकी के साथ कैसे ट्रेस करना है, इस सीएसआईआर एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को डेवलप करना, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जो कि थोड़ा टूल्स टेक्निक बेस का है, तो इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। हालाँकि टू स्टडी द सेल साइकिल प्रोग्रेशन ऑफ कल्चर्ड मैमेलियन सेल, वन वुड टिपिकली नॉट यूटिलाइज़, मतलब आपको सेल साइकिल में प्रोग्रेशन हो रहा है, तो आप कौन-सी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मेरा एक फ्लो साइटोमेट्री का लेक्चर अवेलेबल है, फैक्स, उसको देखिएगा। फैक्स के जो भी मैंने प्रोसेस बताए थे उसके एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि ये एक तो आपका इम्यूनोलॉजिकल टेक्निकल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद ये सेल साइकिल
को भी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मान लीजिए कि जो ये कोऑर्डिनेट हम बनाते थे, तो यहाँ पे जो आपको डेड सेल्स मिल रही थी, तो यानी कि आप इसको कर लेंगे ना कि लाइव सेल्स मान लीजिए कि ऊपर आ जाएँगी सपोज़ दैट और डेड सेल इधर आ जाएँगी, तो आप इस ऑप्शन से इसको ट्रेस कर लेंगे। तो यानी कि फ्लो साइटोमेट्री एनालिसिस हम करते हैं, तो हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो इस स्टेटमेंट को तो नहीं टिक करेंगे। इसके अलावा लाइव सेल इमेजिंग भी आप कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, बहुत सारे आपके स्टेन्स होते हैं। मान लीजिए कि आपके ट्राइपन ब्लू, इसको याद रखिएगा, एक स्टेनिंग होती है। ट्राइपन ब्लू से आप कर सकते हैं, जो आपकी डेड सेल्स होंगी उनकी रप्चर हो जाएँगी, तो वो ये जो डाई होता है वो उनके अंदर चला जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि आप लाइव सेल इमेजिंग भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल थायमिडिन एनालॉग बीआरडीओ ऐसे भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो वो वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे या उसके बाद हॉल्ट करेंगे, जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप काइनेज इनहिबिटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी था, बट फिर भी हम एक सही ट्रैक पे हैं। मेरे बताने का मतलब यही है कि फ्लो साइटोमेट्री को भी इन्होंने कंसीडर किया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो किया जा सकता था और किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो काइनेज इनहिबिटर्स होंगे। ठीक है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये मेरा डिट्टो बताया हुआ क्वेश्चन है। सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा गया और मेरे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है और ये लेक्चर आप जाके देख लीजिएगा। यूरिया साइकिल का लेक्चर एक मैंने बनाया था, उसमें जब आप वीडियो के एकदम एंड में जाएँगे, तो वहाँ पे मैंने इसको बताया था। मैंने इंस्टेंट नोट से पढ़ाना शुरू किया था, वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोला था कि आप बाकी टॉपिक्स को भी कवर करिए। तो जब मैंने यूरिया साइकिल पढ़ाया, वहीं पर मैंने आपको यूरिक एसिड बताया। इसके क्वेश्चंस भी आपको आईसीएमआर में देखने को मिले थे। मैंने इसको लर्न भी कराया आपको कि आपको कैसे याद रखना है, आरबीआई से याद रखना है, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट। और इसके अलावा मैंने बताया कि ये जो प्यूरिन का ये एंड प्रोडक्ट होता है, तो यानी कि यूरिक एसिड जो होता है वो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है और सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, कैटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो यूरिक एसिड बनेगा। बोनस नंबर था 169, 676 इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इम्यूनोलॉजी, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहीं से ही इर्द-गिर्द क्वेश्चन था। थोड़ा-सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स किया था, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना था। कैसे आप देख सकते थे, इन्होंने बोला कि एक एंटी आइडियोटोपी एंटीबॉडी है जिसको फ्लोरेसेंट टैग किया गया है, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इम्यून सेल्स इन टिश्यू सेक्शन फ्रॉम अ हेल्दी इंडिविजुअल, स्पेशली बाय द सेल सरफेस लेबलिंग आप कर रहे हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट चांस टू गेटिंग, मतलब आप कुल मिला के कुछ ऐसी टेक्निक कर रहे हैं जिसमें आप सेल सरफेस मतलब सेल की सरफेस पे लेबलिंग करना चाहते हैं, तो कौन-सी सेल्स की पॉपुलेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि अगर आप बी सेल का डेवलपमेंट जब आप पढ़ते हैं, टी सेल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके मेम्ब्रेन पर ये आ जाती हैं, एक आपकी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती हैं और एक आपकी सिक्रीटेड होती हैं। जो सिक्रीटेड होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो होती हैं वो उस पे अटैच होती हैं। तो यानी कि जब ये फुली मैच्योर आपकी बी सेल्स होती है, वो क्या होती है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है। तो जो आपकी मेम्ब्रेन से बाउंड एंटीबॉडी रहेगी, वो सबसे पहले डिटेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो सेल के सरफेस पे है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैच्योर बी सेल्स इन द स्प्लीन, ठीक है? और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड प्लाज्मा सेल्स ये आपकी रिलीज़ हो जाएँगी, तो ये आपको सेल की सरफेस पे देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो यहाँ पे पूछा गया है। लिटिल बिट थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट फिर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार, स्टार देने लायक ये क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ड्राइव किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और हीमोग्लोबिन, जो कि हीम का क्वेश्चन आपसे बार-बार मैंने इसका पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। थोड़ा-सा इन्होंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया बट फिर भी आप इसको ट्रेस कर सकते थे। कैसे ट्रेस कर सकते थे? हीमोग्लोबिन फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटस इंडिविजुअल हैव अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड टू व्हिच वन ऑफ द टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू ऑफ द ग्लोबिन चेन। तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज को अटैच कराना है, तो आपको ये देखना होगा कि ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज अगर आप पढ़ेंगे, तो ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर आपको अटैच कराना है तो लाइसिन, जैसे आपको पता है कि ये आपका बेसिक अमाइनो एसिड में आता है, ठीक है? और वैलिन जो होता है ये आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है? तो यानी कि जब इसके ऊपर नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये लाइसिन से तो नहीं अटैच होगा, तो ये ऑप्शन आपका कैंसल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वैलिन होगा इसका आंसर। और चूँकि जब आप सिकल सेल एनीमिया भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो जो म्यूटेशन हो रहा था, वो बीटा चैन में हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ के केस में आप थोड़ा-सा मतलब इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि बीटा चैन जो होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, वो वैलिन ऑफ द ईच बीटा चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 760 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन आईडी है 190। फिर भी अगर आप इसमें लाइसिन ऑप्शन टिक करते हैं, तो वो आपकी मतलब बहुत गलत बात है कि आपको लाइसिन तो टिक ही नहीं करना है। आप वैलिन में अल्फा बीटा में कन्फ्यूज़ होके अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। बट फिर भी
आप बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं या अगर आपने थोड़ी भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो यहाँ पे आप ये लाइसिन आपको नहीं चूज़ करना था और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपसे और पूछा गया था, जो कि आपका क्रॉसिंग से क्वेश्चन था 194 इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसऑर्डर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आर सेड टू कैरी प्री-म्यूटेशन। कहने का मतलब है कि जो आपके डिजीज़ जो होगा वो आपका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स करेंगे। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपका एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम से जो डिसीजेंसी होती है, मतलब जो आपके डिजीज़ जेनेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आपने पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से रिलेशन होता है। ठीक है? तो क्रिस क्रॉस में होता क्या है कि जो आपका ग्रैंडफ़ादर होते हैं वो मतलब डिजीज़ को मतलब बीच में एक माध्यम होता है, उसके माध्यम से ऐसे बिट करके पूरी स्टोरी होती है। तो अगर आप ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ये वहाँ से स्टोरी आई हुई है। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम से रिलेशन यहाँ पे फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन्स पूछा गया था, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, बट फिर भी आप इसको ट्रेस करके लगा सकते थे। बाकी आप डाउन सिंड्रोम भी जानते हैं, क्लाइनफेल्टर भी जानते हैं और एल्केप्टोन्यूरिया भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आर सेड टू कैरी प्री म्यूटेशन, तो ये जो होंगे आपके फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को जो फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मुलेरियन डक्ट से क्वेश्चन आईसीएमआर ने भी पूछा, सीएसआईआर भी पूछ रहा है, ठीक है? डीबीटी ने भी इस क्वेश्चंस को लिया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए। तो मुलेरियन इन्हिबिटिंग सब्सटेंस जो मैंने आईसीएमआर के पेपर के टाइम पे मैंने आपको बताया होमोडाइमर है जो कि रिग्रेशन करेगा मुलेरियन डक्ट को बाय एपोप्टोसिस करा देगा, इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो कहने का मतलब है मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था जो वुल्फ डक्ट होती है वो मेल में होती है, मुलेरियन जो होती है वो आपकी फीमेल में होती है। तो मेल में मुलेरियन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मुलेरियन को क्या करते हैं, मेल में अगर आप मुलेरियन को देखेंगे तो इसको डीजेनरेट कर दिया जाता है। कैसे डीजेनरेट करेंगे? कुछ ऐसे सब्सटेंस निकाले जाएँगे जो उसको क्या करेंगे डीजेनरेट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपको मेल में डीजेनरेट कराना है तो कुछ यहाँ पे जो कॉमन ऑप्शंस यहाँ पे जो आपको ट्रेस करने थे, तो प्लेसेंटा सेल्स नहीं करेंगी क्योंकि ये तो आपकी अलग स्टोरी हो जाएगी। कॉर्पस लुटियल सेल्स ये आपका प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेशन है, वहाँ से भी आप इसको नहीं कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस अच्छे दिए गए थे लाइडिंग सेल्स एंड सर्टोली जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइडिंग को भी टिक किया है। बट मैं उस कंडीशन में अगर आप डिटेल में नहीं गए हैं, फिर भी अगर आप लीडिंग को टिक करके आते हैं, तो मैं एक्सेप्टेबल है कि आप कहीं न कहीं आप वहाँ तक पहुँचे। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन लगा रखा है, सर्टोली सेल्स होती हैं, जो कि सर्टोली सेल्स को दूसरा नाम भी याद रखिएगा, सस्टा नेकुलर सेल्स होती हैं, नर सेल्स इनको बोलते हैं, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्मेटाजोआ को और रेगुलेट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इनिबिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, जो एफएसएच की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं। समझ रहे हैं? अदर फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स क्या होता है? एब्सॉर्ब द पार्ट बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ एंड रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन डिराइव्ड हुआ था कि कौन रिलीज करेंगे, तो आपकी सर्टोली सेल्स करेंगे टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट या ओवी डक्ट इन द मेल एंड टू रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी रिलीज करती हैं और ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका सर्टोली सेल्स बनेगा। आगे के लिए आप इसको याद रखिएगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बोनस मैं कहूंगा ये, क्योंकि इस लेवल पे आके ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सीएसआईआर जैसे एग्जाम में मिल जाए तो आपको इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो सबसे पहली बात, अगर आपने बचपन में कभी पढ़ा रहा होगा 9th-10th में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने पढ़ा, रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा। हालांकि जो ओल्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने यही बोला था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है। बट ये इस कॉन्सेप्ट को जब और इलेबोरेट किया गया तो रिडक्शन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो होगा वो ऐड होता जाएगा और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो होगा वो रिलीज होता जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो वहीं से पूछा गया है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा सिंपल सी बात है जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होंगे। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे HCOOH को देखेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, रिड्यूस फॉर्म है ये आपका, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म है। HCHO ये आपका रिड्यूस फॉर्म है और ये भी आपका क्या है, रिड्यूस फॉर्म है। तो जो आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये आपका CO2 जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो CO2 बनेगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो यहाँ पे करना चाहिए था। अगर इसके अलावा नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस फॉर्म है, तो आपका CH3OOH होगा।
राइट? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 168 क्वेश्चन नंबर है आईडी और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 672 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन इसको कहेंगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन सेल बट इज एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट प्रोकैरियोटिक एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल का एक लेक्चर आप मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन डिराइव्ड हुआ है। तो वहां पे मैंने बताया था और यहाँ पर भी आप देख लीजिए मैंने ये लगाया है। अगर जब भी आप नॉर्मल बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी पढ़ते हैं, जहाँ पे आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का जब नाम आता है तो ये मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉइड होता है इन एनिमल टिश्यू, समझ रहे हैं? और सिंथेसाइज लीवर में होता है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी मैंने पढ़ाते समय इसमें बताया था कि ये आपका 4 फ्यूज्ड रिंग कार्बन होता है, ओएच ग्रुप लगा होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये आपका मोस्ट एबंडेंट पूछा जा रहा है, ठीक है? मैमेलियन सेल है बट थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, 2 नंबर आराम से मिलने चाहिए। फिर यहाँ पे एक 4 नंबर में भी क्वेश्चन था जो मैंने आपको, सेक्शन सी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिग्नलिंग पढ़ाया, उसमें से भी आप मेरे ही पार्ट को पढ़ के जाएँगे तो ये आराम से कर लेंगे। दिस टेबल बिलो समराइज़ द की सिग्नलिंग पाथवे आपको दिए गए हैं डेवलपमेंट के समय में, उनके रिसेप्टर हैं और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर और क्या आउटपुट आएगा। तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लेने थे। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन देखने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? आपको यहाँ पे ये देखना है कि डब्ल्यूएनटी पाथवे जो कि मैंने आपको पढ़ाया, डब्ल्यूएनटी पाथवे में क्या होता है? आपका फ्रिजल रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने रिसेप्टर के फॉर्म में ये गलत दे दिया है, थिक वेन है, बीटा कैटेनिन मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। इसके बाद हेजॉग में फ्रिजल्ड नहीं होगा क्योंकि जब डब्ल्यूएनटी में फ्रिजल्ड होगा तो हेजॉग में नहीं होगा, तो यानी ये भी आपका गलत दे दिया है। तो जो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना था तो ए, बी जो होगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है? तो ए और बी जो होगा वो आपका नहीं होगा। तो ए आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगा, बी आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगा, ए आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपको केवल सी और ई जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यानी कि आरटीके और ये वाली स्टोरी सही थी। बाकी ठीक है, अगर आपको उतना पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है फिर भी आप उतने बेसिक इन्फॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यहाँ पे 244 इसकी क्वेश्चन आईडी है और जो यहाँ पे कहा गया है वो आपका 976 इसका जो करेक्ट आंसर है। ओनली सी एंड ई जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व किए। बाकी यहाँ पे जो आपको बेसिक चीज मैंने समझाई कैसे आप क्वेश्चंस कर सकते थे, आराम से मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं, ठीक है? और कैसे आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ देनी थी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी